कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहां पर हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू विल बी गेटिंग आवर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट्स। फ्रेंड्स, हायर पेंशन को अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो 3 मई है, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं। ईपीएफओ ने पहले ये टाइमलाइन 3 मार्च की थी, बट बाद में इसको बढ़ा करके 3 मई कर दिया गया था। बट अभी भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी इश्यूज ऐसे हैं जो कि ईपीएफओ की तरफ से क्लैरिफिकेशन आनी बाकी है। और अब देख लीजिए 2 ही दिन बचे हैं और अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन का नामो निशान नहीं है। जैसे कि 1.16% जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 4 नवंबर 2022 को कि इसका रिप्लेसमेंट मैकेनिज्म लेकर के आइए, और 6 महीने की जो टाइमलाइन है वो अभी 3 मई को ख़त्म हो रही है। बट अभी तक ईपीएफओ ने इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि इसका रिप्लेसमेंट मैकेनिज्म क्या होने वाला है। अगर आपको जानकारी चाहिए कि ये 1.16% क्या था और कैसे कट रहा था, तो इसके बारे में हमने एक वीडियो में डिटेल में बात की है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप ज़रूर देखिए। ऑल्सो फ्रेंड्स, अभी तक जो सेकंड मेजर इशू है वो ईपीएफओ की तरफ से ये है कि हायर पेंशन अमाउंट जो निकालेंगे वो ईपीएफ अमाउंट से किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा, वो कैलकुलेशन किस तरीके से परफॉर्म होंगी, कितना अमाउंट बन करके आएगा, कैसे अमाउंट ट्रांसफ़र होगा ईपीएफ से ईपीएस के अंदर ऑल्सो, और कितना अमाउंट रिकवरेबल बनता है और किस तरीके से रिकवरीज की जाएंगी, और कितना टाइम दिया जाएगा लोगों को रिकवरीज के लिए। ऑल्सो एक ये भी बड़ा क्वेश्चन उठता है कि अगर ऑप्ट करने के बाद अगर किसी एम्प्लॉई का ज़्यादा रिकवरी बनती है और वो एम्प्लॉय नहीं दे पाते हैं, क्या वो बैकआउट कर सकते हैं हायर पेंशन स्कीम से? इस बारे में भी अभी तक ईपीएफओ ने कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है। तो कुल मिला के ये सब असमंजस भरे क्वेश्चन हैं। लोग असमंजस की स्थिति में हैं, डिलीमा में हैं कि भाई हमें अप्लाई करना है नहीं करना है। सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं और कोई क्लैरिटी अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं आई है ईपीएफओ की तरफ से। यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये जो ऑनलाइन प्रोसेस जो इन्होंने शुरू किया था वो 27 फरवरी से ही शुरू किया था, जिसकी टाइमलाइन इन्होंने 3 मई तक दी थी कि भाई आप हायर पेंशन के लिए अगर जाना चाहते हैं तो आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराना होगा, जो कि जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म है। अब यहाँ पर होता क्या है कि एम्प्लॉयर साइड पे तो और भी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर को उस एम्प्लॉय की जिन्होंने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया है उनकी पूरी सर्विस हिस्ट्री डिटेल, उनकी वेज डिटेल, उनकी जो भी ड्यूरेशन रही थी पुरानी, वो सब डिटेल्स उनको करेक्टली एंटर करनी पड़ेंगी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अगर वो हायर पेंशन के लिए जाते हैं तो यहाँ पर उनको चैलेंज आ जाता है, क्योंकि हो सकता है कि जो प्रीवियस एम्प्लॉयर्स रहे हों उनका डाटा ही ना हो, या फिर उन्होंने कभी पीएफ फाइल ही ना किया हो, या फिर वो कंपनी बंद हो गई हो। तो कुछ भी रीजंस रहे हों तो यहाँ पर क्या होता है कि एम्प्लॉयर्स की साइड पे बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो 3 मई की डेडलाइन बहुत ही कम है और थोड़ा सा और टाइम दिया जाना चाहिए बोथ एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर्स को, ताकि वो करेक्टली अपनी एप्लीकेशंस को फिल करके जमा करा सकें। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो टाइमलाइन थी वो ईपीएफओ की तरफ से एक बार ऑलरेडी एक्सटेंड की जा चुकी है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि 3 मार्च को इन्होंने जो टाइमलाइन थी वो दी थी, बट उसको बढ़ा करके इन्होंने 20 फरवरी को बढ़ा दी थी ये टाइमलाइन, 3 मार्च से एक्सटेंड करके 3 मई कर दी थी। तो अब लग नहीं रहा कि वैसे ईपीएफओ टाइम बढ़ाएंगे। सिर्फ 2 दिन का ही हमारे पास टाइम है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन अपनी कलेक्ट करनी है कर लीजिए और ड्यूली अपना तैयारी रखिए, और आपको जो है आपको कल या परसों तक अपनी एप्लीकेशन फाइल कर देनी चाहिए। आपको लास्ट मिनट का बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईपीएफओ मुझे लगता है यहाँ पर फ्रेंड्स, सही बात मैं कहूँ तो 50-50 चांसेस हैं। ईपीएफओ अगेन बढ़ा भी सकते हैं, बट चांसेस कम ही लग रहे हैं क्योंकि एक बार वो लोग बढ़ा चुके हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी एप्लीकेशन की तैयारी पूरी रखिए, डॉक्यूमेंटेशन पूरा रखिए, ताकि आप इसको अप्लाई कर सकें और एम्प्लॉयर भी उसको अप्रूव कर सकें टाइमली बेसिस पे। तो ये है, बट ये भी आपको बात पता होनी चाहिए कि ये जो 4 फैक्टर्स हैं मेजर, ये अभी भी अनसर्टेन है। यहाँ पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। वो कौन कौन से 4 फैक्टर्स हैं? जैसे कि पेंशन कैलकुलेशन
अमाउंट कितना रहने वाला है, भाई पेंशन कितनी निकल के आएगी, इसके बारे में तो ईपीएफओ ने कोई क्लैरिटी दी ही नहीं। सेकेंडली, अगर किसी पर्सन ने ऑलरेडी पीएफ विड्रॉ कर चुके हैं वो, तो फिर उसके बाद वो किस तरीके से पेंशन अमाउंट जमा कराएंगे, कितना अमाउंट उनको और जमा कराना होगा, ये सब क्लैरिटी अभी देनी है। थर्डली, उन लोगों को टाइमलाइन क्या मिलेगी शॉर्टफॉल जमा कराने की, कितने टाइम पीरियड तक उनको ये ईपीएस कंट्रीब्यूशन का शॉर्टफॉल जमा कराना होगा। ऑल्सो क्या मैनर रहने वाला है कि भाई अगर वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ चुके हैं, अभी एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, तो इस स्थिति में कैसे वो लोग अपना शॉर्टफॉल जमा कराएंगे, क्योंकि अब एम्प्लॉयर के साथ तो वो एसोसिएटेड है नहीं, तो किस तरीके से होने वाला है बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। फिफ्थली फ्रेंड्स, जो लोग बेसिकली हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं बट एविडेंसेस अनफॉर्चुनेटली उनके पास नहीं है टू शो कि भाई उन्होंने पास्ट में हायर कंट्रीब्यूशन के लिए वो ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन करते आए, अपने सैलरी में से डिडक्ट होता रहा बेस्ड ऑन हायर कंट्रीब्यूशन, तो वो उनके पास अगर एविडेंसेस नहीं है, वो उसको प्रूफ नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के साथ क्या किया जाएगा, उनकी एप्लीकेशन क्या रिजेक्ट कर दी जाएगी ईपीएफओ के द्वारा। तो ये सब का सवालों का जो जवाब है वो ईपीएफओ ने अभी देना है, कोई क्लैरिटी नहीं है। और ये बात भी फैक्ट ही है फ्रेंड्स कि अब 3 मई ही टाइमलाइन है, जो कि अभी तक ईपीएफओ ने बढ़ाई नहीं है इस असमंजस भरे क्वेश्चंस के साथ। अच्छा, जिन लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं या फिर जो लोग गो थ्रू हो चुके हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से, तो उन्होंने एक चीज़ नोट की होगी, ईपीएफओ ने अपनी तरफ से तो कोई क्लैरिटी नहीं दी कि कितना कैलकुलेशन रहने वाला है, पेंशन अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, कितना अमाउंट ईपीएफ से ट्रांसफ़र होगा ईपीएस में। हाँ, हमसे ऑनलाइन फॉर्म में सिग्नेचर ज़रूर करा रहे हैं, एक्सेप्टेंस ज़रूर ले रहे हैं कि हाँ ये जो अमाउंट रहेगा, जितना भी अमाउंट रहेगा वो अननोन अमाउंट है हमारे लिए, तो भाई अननोन अमाउंट है, क्योंकि हमें तो कैलकुलेशंस का पता नहीं है, अभी तक ईपीएफओ ने बताया भी नहीं है। हाँ, हमसे ज़रूर साइनिंग ले रहे हैं कि हाँ आप एग्री करते हैं कि आपके ईपीएफ से डिडक्शन कर दी जाएगी और ईपीएस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अमाउंट। बट ये बात भी गलत ही है ईपीएफओ की तरफ से। ईपीएफओ को पहले से ही ट्रांसपेरेंसी देनी चाहिए, क्लैरिटी देनी चाहिए, पहले फॉर्मूला लेकर के आएँ, कैलकुलेशन प्रोसीजर बताएं और उसके बाद ही हम लोगों से सिग्नेचर लें कि हाँ आप ईपीएफ से एग्री करें कि ईपीएफ से अमाउंट ट्रांसफ़र होगा ईपीएस में। बट वो अमाउंट की कैलकुलेशन तो बताएं, अमाउंट तो हमको पता ही नहीं है, वो एक अननोन डिडक्शन हो सकती है, कितना भी अमाउंट हो वो आपके ईपीएफ से ट्रांसफ़र होकर के ईपीएस में चला जाएगा। अभी तक ईपीएफओ कोई एफएक्यूज़ भी नहीं लेकर आए हैं कि भाई कहीं भी कोई क्लैरिटी तो हो, बट कोई क्लैरिटी भी नहीं है। ऑल्सो कुछ क्वेश्चंस जैसे कि कुछ लोग कंट्रीब्यूट करते हुए आ रहे थे, ईपीएफ के मेंबर्स थे, पेंशन में कंट्रीब्यूशन जा रहा था उनका रेगुलर बेसिस पे 2014 से पहले, बट 2014 के बाद वो कुछ पीरियड के लिए जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। हो सकता है कि उनकी जॉब छूट गई या उन्होंने छोड़ दी और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली, बट जब वो उन्होंने जॉब छोड़ी तो उन्होंने ईपीएस का अमाउंट विड्रॉ नहीं किया। वो मेंबर तो थे ईपीएस के बट इनएक्टिव थे, बट उन्होंने जो है बाद में ज्वाइनिंग की। और क्या इस स्थिति में वो एलिजिबल रहेंगे हायर पेंशन के लिए, क्या वो अप्लाई कर पाएंगे, इसके बारे में भी ईपीएफओ की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने एक चीज़ और नोट की होगी जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म में कि ईपीएफ ये आपसे डिक्लेरेशन ले रहे हैं कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए कि वो टाइमली बेसिस पे अमेंडमेंट ला सकें ईपीएस स्कीम्स के अंदर। आपको याद होगा फ्रेंड्स कि जो इन्होंने अमेंडमेंट की थी वो ईपीएफ में 2014 में की थी, जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई थी काफ़ी सारे एक्टिव मेंबर्स के लिए और जो मेंबर्स ऑलरेडी रिटायर होने वाले थे उनके लिए। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस था उनके लिए। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है कुछ लोगों को, बट ये जाने बगैर हमसे डिक्लेरेशन ले लेना कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है चेंज कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ एम्पावर्ड टू चेंज द ईपीएस स्कीम ऑन टाइमली बेसिस, ये बात गलत है। हमको पूरी ट्रांसपेरेंसी दी जानी चाहिए कि किस तरीके से वो हम लोगों को इम्पैक्ट कर रही है और उसके बाद ही उनको एक्ट लेकर के आना चाहिए।
सही तरीका तो फ्रेंड्स यही बनता था कि ईपीएफओ को पहले कैलकुलेशन फॉर्मूला लेकर के आना चाहिए था, मेथोलॉजी बतानी चाहिए थी, ताकि लोग अपने अपने तरफ से कैलकुलेशन बना लें कितना अमाउंट पीएफ से ईपीएस में जाएगा, कितना अमाउंट उनको अपनी जेब से भरना है। वो एनालाइज करने के बाद ही वो लोग अप्लाई करें। अगर उनकी स्थिति में सही लगता है तो ही उनको जाना चाहिए था हायर पेंशन ऑप्शन के लिए। बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। ईपीएफओ की तरफ से टाइमलाइन 3 मई दे दी गई और हमें बता दिया गया कि आप अंधेरे में तीर छोड़ दो और अप्लाई कर दो हायर पेंशन के लिए, बट आपको कैलकुलेशन बाद में बताई जाएगी। ये बात गलत है। ऑल्सो फ्रेंड्स, ईपीएफओ को एक एग्जिट विंडो भी देनी चाहिए, एक फैसिलिटी देनी चाहिए कि अगर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद जो लोग अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने में असमर्थ हैं, नहीं कर पा रहे, हाँ हायर पेंशन के लिए उन्होंने पहले ज़रूर अप्लाई कर दिया था, बट अब उनको लगता है कि नहीं वो लोग इतना अमाउंट अपनी जेब से नहीं भर पाएंगे या अग्री नहीं कर रहे हैं ईपीएफ से इतना अमाउंट जाने में ईपीएस में, तो उनके पास एक एग्ज़िट का होना चाहिए था ऑप्शन, जिससे कि वो लोग बैकआउट कर सकें कैलकुलेशंस को देखने के बाद। बट ये फैसिलिटी अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई ईपीएफओ के द्वारा। आपने कुछ प्लेटफॉर्म्स पे देखा भी होगा कि वो लोग अपनी तरफ से कैलकुलेशंस बता रहे हैं कि 10,000 पर मंथ रहेगी सैलरी तो ईपीएस में करीब करीब 20 लाख के अमाउंट जो है आपको देना पड़ेगा, ट्रांसफ़र होगा नहीं तो पीएफ से ईपीएस में। तो जब ईपीएफओ ने अपनी तरफ से क्लैरिटी नहीं दी तो हम और आप लोग कौन होते हैं अपनी तरफ से कैलकुलेशंस परफॉर्म करने वाले। तो मैं आपको यही कहूँगी फ्रेंड्स, अभी तक की जो टाइमलाइन है वो 3 मई है। हमारे हिसाब से ये टाइमलाइन थोड़ी और बढ़नी चाहिए। पहले ईपीएफओ को क्लैरिटी ला करके देनी चाहिए कि किस तरीके से कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगी, कुछ एफएक्यूज़ ले करके आएँ, लोगों के डाउट्स क्लियर करें और उसके बाद ही आगे ऑप्शन दी जानी चाहिए, लोगों को टाइम दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने अपने केसेस को रिव्यू करें और उसके बाद ही अप्लाई करें। बट ये अब ईपीएफओ का स्टाइल है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अवेयर ज़रूर रह सकते हैं और ये टाइमली बेसिस पे हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग भी अवेयर रहें और आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर रहनी चाहिए वाइल अप्लाइंग फॉर ईपीएफओ फॉर हायर पेंशन। फ्रेंड्स, हमने कुछ वीडियोस भी शेयर किए हैं जिसमें सजेशंस दिए हैं टाइमली बेसिस पे और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अवेयर रह सकें और इन्फॉर्म्ड रह सकें। होप फ्रेंड्स you find this video useful for you. If so, please like, share and comment on my video and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.